Hello, welcome to Journey of Knowledge with Science. We are studying human eye. लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई पर वॉक किया था. स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई को हमने बेसिकली अगर हम स्टडी करें तो उसके टू सेक्शंस हो सकते हैं, एक एक्सटर्नल कंपोनेंट्स एंड इंटरनल कंपोनेंट. एक्सटर्नल कंपोनेंट्स में हमने क्या क्या देखा था? स्क्लेरा था, कंजंक्टिवा, कॉर्निया, आयरिश, प्यूपिल. एंड इंटरनल में लेंस, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, रेटिना, ऑप्टिकल नर्व, मैक्यूला, रॉड्स, कॉन्स, इसकी स्टडी की थी. ह्यूमन आई एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था. आज हम उसी कुछ बेसिक फंक्शनलिटी पर फोकस करेंगे. आज हम समझेंगे आयरिश और प्यूपिल की वॉकिंग कैसे होती है, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट्स क्या होते हैं. बेसिकली आईज की फंक्शनलिटी पर हम स्टडी करने वाले हैं. और इसके बाद के डिस्कशन में स्टार्ट करेंगे हम डिफेक्ट्स ऑफ आई कि आई में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले बात करते हैं कि आयरिश वॉक कैसे करता है और प्यूपिल वॉक कैसे करता है. आपकी बुक में हेडिंग होगा कुछ ऐसा, हाउ प्यूपिल वॉक. प्यूपिल वॉक कैसे करता है? द प्यूपिल ऑफ एन आई प्रोवाइड्स अ वेरिएबल अपर्चर whose size is controlled by iris. हमने यहां पे दो चीजें बोली है, वेरिएबल अपर्चर और साइज इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस. वेरिएबल अपर्चर ऑफ प्यूपिल एंड साइज इज कंट्रोल्ड बाय आइरिश. सपोज ये आपकी ह्यूमन आई है. दिस इज ह्यूमन आई और यहां पे सेंटर पे ये आइरिश होता है. दिस इज आइरिश. आइरिस के यहां पे ओपनिंग होती है, यहां से लाइट एंटर करता है, इसको हम प्यूपिल बोलते हैं. ये आइरिश है. आइरिस में का कलर अलग अलग होता है, इसलिए सबकी आंखें अलग अलग होती है. किसी का आइरिस ब्लू, ब्लैक, ब्राउन. ठीक है. ये रहा स्ट्रक्चर, ये आपकी आईज है. अब यहां पर क्या होता है, ये आयरिश अपने आप को श्रिंक कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है. इसकी वजह से जो ओपनिंग है छोटी या बड़ी होती है. दिस ओपनिंग इज नोन एज प्यूपिल. दिस ओपनिंग इज नोन एज प्यूपिल, राइट. और जो कंट्रोल कर रहा है दिस सेक्शन इज आयरिश. तो दिस इज प्यूपिल एंड दिस इज आयरिश. अब कंडीशंस ये होती है कि हमारी जो आईज है बहुत सेंसिटिव है और अंदर जो रेटिना पे रॉड्स एंड कॉन्स है बहुत सेंसिटिव है. अगर जरूरत से ज्यादा लाइट चला जाएगा तो डैमेज हो जाएंगे. यदि जरूरत से कम लाइट जाएगा तो हमें दिखाई नहीं देगा प्रॉपर्ली. तो लाइट की अमाउंट ऑफ लाइट, कितना अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा हमारी आईज में, इससे कंट्रोल करता है आयरिश. आयरिश किसके साइज को कंट्रोल करता है? प्यूपिल को. इसलिए हमने बोला है कंट्रोल द अपर्चर. अपर्चर मतलब ये जो जितना अमाउंट यहां से जा सकता है, जो एरिया है, अपर्चर को कंट्रोल करता है आयरिश. अब दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो लाइट ब्राइट हो या तो लाइट ब्राइट ना हो, डिन हो. तो फर्स्ट कंडीशन देते हैं जब लाइट ब्राइट हो. सपोज इमेजिन करिए कि आप धूप में हैं, आप सनलाइट में हैं, बाहर खड़े हैं और खूब सारा लाइट बाहर आपके सराउंडिंग में है. इस केस में वो लाइट आपकी आंखों में जब एंटर करेगा तो आयरिश जो है वो प्यूपिल के साइज को छोटा कर देगा. व्हेन द लाइट इज ब्राइट, आयरिस कॉन्ट्रैक्ट्स द प्यूपिल. आयरिस किसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा? प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सो दैट लेस लाइट एंटर्स इन द आई. मतलब कि दो कंडीशंस ले रहे हैं. पहले ले रहे हैं लाइट इज ब्राइट. लाइट इज ब्राइट. जब लाइट ब्राइट होगा पहले कंडीशन में, इस केस में जो आयरिश ऐसा होगा और साइज ऑफ प्यूपिल छोटा होगा. मतलब इसका अपर्चर क्या होगा? कम होगा.
जब लाइट ब्राइट होगा। When the light is bright, iris contract the pupil so that less light enters the eye. Second है when light is not bright. लाइट लो है, लाइट डेन है, iris expands the pupil so that more light enters the eye. Pupil open completely when iris is pupil open completely when iris is relaxed. जब iris relaxed हो जाता है तो उस केस में प्यूपिल पूरी तरह से ओपन हो जाता है। दिस वन। और ये यहां पर क्या होगा, प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। अब दो डायग्राम आपके पास है। जब लाइट ब्राइट है तो जो प्यूपिल है दिस वन, दिस इज द प्यूपिल। आप देख रहे हैं इसका साइज काफी छोटा है। और यहां पर आप देख रहे हैं प्यूपिल का साइज बड़ा है। इसका मतलब इस कंडीशन में ज्यादा लाइट इंटर करेगा और इस कंडीशन में कम लाइट आंखों में इंटर करेगा। दैट्स वाई जब हम किसी ब्राइट सराउंडिंग से लो लाइट वाली कंडीशन में आते हैं तो कुछ देर तक हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारा प्यूपिल बहुत छोटा होता है। फिर ग्रेजुअली प्यूपिल बड़ा होता है। जब प्यूपिल बड़ा हो जाता है तो ज़्यादा लाइट अंदर जाने लगता है और हमें ये दुनिया दिखाई देने लगती है। इसी प्रकार से अंधेरे से जब हम उजाले में जाते हैं या लो ब्राइटनेस से हाई ब्राइटनेस में जाते हैं तो उस केस में हमारा प्यूपिल काफ़ी एक्सपेंडेड होता है, प्यूपिल बड़ा होता है। तो जैसे उजाले में जाते हैं आइरिस धीरे धीरे प्यूपिल का जो अपर्चर है उसको कम करता है और फिर एक सेलेक्टेड अमाउंट का लाइट जाने लगता है। तो कुछ देर तक हमारी आंखों को, जिसको हम बोलते हैं आंखें चौंधी आ जाना, हमारी आंखें एकदम परेशान, हम फिर इरिटेशन फील होने लगता है। तो थोड़ी देर बाद हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो पक्का अगर एग्जाम में क्वेश्चन करता है हाउ पीपल वर्क तो दोनों कंडीशन लिखेंगे, व्हेन द लाइट इज ब्राइट एंड व्हेन द लाइट इज डेड। कंफर्म? नो। इसके बाद हमने रॉड्स एंड कॉन्स की भी स्टडी की थी। आपको पता है कि ब्राइट कंडीशंस में कॉन्स एक्टिवेटेड होते हैं जो हमें कलरफुल विजन प्रोवाइड करते हैं, और जब ब्राइटनेस नहीं होती उस कंडीशन में रॉड्स काम करते हैं और हमें ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया नजर आती है। अब हम स्टडी करने वाले हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन यानी क्या होता है? अपने आप को ढाल लेना, हिंदी में बोलते हैं अनुकूलित कर लेना, मतलब कैपेसिटी ऑफ एडजस्टमेंट। पावर ऑफ अकोमोडेशन। पहले तो आप ये देखिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा उस केस में, सपोज लाइट कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे या बहुत दूर, तो उससे आने वाली जो रेज होंगी वो पैरेलल होंगी। ये आई लेंस है और जो आई लेंस है हम चाहते हैं कि इमेज कहां पे बने, रेटिना पे बने। इस डायग्राम को फिर से देख रहे हैं। सबसे पहले हम एक आई डिजाइन कर रहे हैं। This is a human eye. जब लाइट रेस पैरेलल आती है, जब लाइट रेस पैरेलल आती हैं, लाइट रेस पैरेलल तब आती है जब ऑब्जेक्ट बहुत दूरी पर होता है। उस केस में जो लेंस है इसको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता, क्योंकि लाइट रेस पैरेलल से उन्हें फोकस करने के लिए, उन्हें रेटिना पर इमेज बनाने के लिए, मतलब सपोज जिस जगह पे इमेज बननी है तो उन्हें यहाँ पे कन्वर्जेंस होगा और ये लेंस यहाँ पे फोकस करवा देगा। इमेज का फॉर्मेशन यहाँ होगा रेटिना पर, राइट। लेकिन एक और कंडीशन हो सकती है जहां पर कि ऑब्जेक्ट बहुत पास में हो। एक और इमेज क्रिएट करते हैं। अभी आपका ऑब्जेक्ट क्या था? बहुत दूरी पर था।
इस ऑब्जेक्ट के यदि मैं पास में ले आऊं, अब सपोज ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, इस केस में इससे जो रेज आ रही हैं बेटा वो पैरेलल तो होंगी नहीं, ये तो डाइवर्जिंग बीम्स होंगी। तो डाइवर्जिंग बीम मतलब फैलती हुई बीम्स है, लेकिन इमेज तो रेटिना पर ही बनानी है ना। इस केस में लेंस को ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, उसको अपना पावर ऑफ कन्वर्जेंस बढ़ाना पड़ेगा ताकि इमेज यहीं बनने लगे। इस केस में जो लेंस है, ये जो सिलेरी मसल से इसको प्रेस करेगी और इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी और ये लेंस अब कुछ मोटा हो जाएगा। लेंस की थिकनेस बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको ज्यादा कन्वर्जेंस करना है। इस केस में चूंकि इसका अब पावर बढ़ चुका है, इसलिए इमेज अभी भी यही बनेगी। मतलब ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इमेज हमेशा रेटिना पे बनेगी। तो ऑब्जेक्ट जितना दूरी पर होगा, पावर ऑफ कन्वर्जेंस उतना कम होगा। ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा दूर होगा, आईज से ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा दूर होगा, पावर ऑफ कन्वर्जेंस उतना कम होगा। लेकिन जैसे 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 ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा, आईज को के लेंस को अपना पावर ऑफ कन्वर्जेंस बढ़ाना पड़ेगा। पावर ऑफ कन्वर्जेंस बढ़ाने का मतलब है फोकल लेंथ कम करनी पड़ेगी। फोकल लेंथ कम करने का मतलब है उसको अपनी थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटी है, दिस इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। इट इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, the ability of eye lens to adjust its focal length is called accommodation of the eye। और जो accommodation होता है, ये होता है सिलेरी मसल्स के थ्रू। सिलेरी मसल्स यहां होती थी, तो ये रही सिलेरी मसल्स, ये रही सिलेरी मसल्स और ये रहा लेंस। तो सिलेरी मसल्स उस लेंस को कम ज्यादा कर सकती है, जिससे उसकी थिकनेस कम और ज्यादा होती है। क्योंकि लेंस भी कोई हार्ड मटेरियल तो है नहीं, लिविंग मटेरियल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, उसकी थिकनेस कम ज्यादा की जा सकती है। कंफर्म? इसका मतलब हो गया कि सिलेरी मसल्स के थ्रू पावर ऑफ अकोमोडेशन अचीव किया जाता है। राइट? तो अब क्वेश्चन आता है पावर ऑफ अकोमोडेशन के लिए, सिलेरी मसल्स कैसे काम करेगी। तो सिलेरी मसल्स यदि रिलैक्स हो और सिलेरी मसल्स यदि कॉन्टैक्ट हो तो क्या होगा। जब सिलेरी मसल्स रिलैक्स होंगी, देखिए दो कंडीशंस हैं। सिलेरी मसल्स रिलैक्स्ड, जब सिलेरी मसल्स रिलैक्स्ड होंगी तो इस कंडीशन में देखें क्या होता है। लेंस ठीक नहीं होगा, ये रही सिलेरी मसल्स जो प्रेशर नहीं डाल रही है क्योंकि लेस पावर की रिक्वायरमेंट है। फोकल लेंथ क्या होगी, लेंस पतला होगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, इस लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सिलेरी मसल्स रिलैक्स्ड होने पर क्या क्या कंडीशंस होती है। आई लेंस बिकम थिन, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। व्हेन सिलेरी मसल्स रिलैक्स्ड, पॉइंट नंबर 1, आई लेंस बिकम थिन, इंक्रीज द फोकल लेंथ, उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, और वो दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकता है। एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, और सीधी सी बात है लेस कन्वर्जेंस होगा, पावर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, कम होगा। लेकिन जब सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, इस केस में इस लेंस की थिकनेस बढ़ जाएगी। अब सिलेरी मसल्स ताकत लगा रही हैं, ज्यादा पावर की उनको रिक्वायरमेंट है। ये थिन था, ये थिक हो गया। इस केस में ऑब्जेक्ट वही बनेगा, क्योंकि इस बार जो बीम्स आ रही थी वो कैसी थी, डाइवर्जिंग बीम्स थी। ये बीम्स कैसी थी, पैरेलल बीम्स थी, या इनके बीच की कोई भी कंडीशन हो सकती है। इस केस में देख रहे हैं आप कि लेंस क्या हो गया, थिक हो गया है। तो सिलेरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तब कंडीशंस क्या क्या होगी। नंबर 1, आई लेंस बिकम थिक, डिक्रीज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनेबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, हम पास के ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे से देख पाएंगे। साथ ही ध्यान रखना, या पावर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर पावर ऑफ कन्वर्जेंस। पक्की बात यहां तक। अब बेटा हमारी आंखें, यहां तक दो चीजें हमने समझी,
हाउ प्यूपिल वर्क्स। अब यहां कंफ्यूजन कई स्टूडेंट्स को होता है। आइरिस अपर्चर ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करता है। जो आइरिश है और अपर्चर ऑफ प्यूपिल, साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करता है, जिससे कितना लाइट अंदर जाएगा, ये कंट्रोल होता है आइरिश और प्यूपिल के द्वारा। तो आइरिश और प्यूपिल अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल करते हैं जो आई में एंटर करता है। लेकिन जो सिलेरी मसल्स और लेंस है, ये पास के ऑब्जेक्ट और दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किया गया एडजस्टमेंट है। इसका संबंध अमाउंट ऑफ लाइट से नहीं है, बल्कि सारी कोशिश है कि फोकस रेटिना पर बने, ताकि हम दूर का भी ऑब्जेक्ट देख सके और पास का भी ऑब्जेक्ट देख सके। तो हम अलग अलग डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट देख पाते हैं बिकॉज ऑफ सिलेरी मसल्स एंड लेंस। और हमारे आंखों के जो रॉड्स है, कौन से सेंसिटिव रेटिना डैमेज नहीं होता बिकॉज ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल, उनमें जो कैपेसिटी है। तो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। क्या हमारी आंखें हर डिस्टेंस को देख पाती हैं? इसका भी आंसर हमें लेना पड़ेगा। तो एक होता है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट ऑफ आई। हमारी आंखें कहां तक देख सकती हैं? तो सपोज ये ह्यूमन आई है, दिस इज लेंस, दिस इज सिलेरी मसल, और ये रही ह्यूमन आई। जो ह्यूमन आई देख सकती, जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के 25 सेंटीमीटर, मतलब आई से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक की जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें क्लियरली नहीं दिखाते, अगर एक हेल्दी आईज के लिए, एक नॉर्मल आई के लिए। तो जो सबसे पास का डिस्टेंस जहां हम क्लियरली देख सकते हैं वो होता है 25 सेंटीमीटर। मतलब यहां से मैं 25 सेंटीमीटर पे रखता हूं तो मार्कर मुझे क्लियर दिखता है, लेकिन जैसे मैं इसको पास ले आता हूं ये मार्कर ब्लर होने लगता है। पास और लाने पर ये और ज्यादा ब्लर होता है। तो आंखों का जो नियर पॉइंट है कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्हाट इज नियर पॉइंट? इट इज 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई, फॉर हेल्दी आई, the minimum distance at which object can see most distinctly without strain. The minimum distance at which object can be seen without any strain, without any strain के हम बहुत नॉर्मली देख सकते हैं, वो वाला डिस्टेंस, वो मिनिमम डिस्टेंस। इससे छोटा करोगे तो स्ट्रेन क्रिएट होगा। सेकंड कहलाता है फार पॉइंट। फार पॉइंट, फार यानी दूर। इट इज इंफिनिटी फॉर नॉर्मल आई। इट इज द फॉर दिस पॉइंट अप टू द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। यहां से लेके कितनी दूरी तक का ऑब्जेक्ट देख सकते हैं? इसके डिस्टेंस है इंफिनिटी। मतलब कि ह्यूमन आई इंफिनिटी से लेके 25 सेंटीमीटर के बीच की कोई भी चीज देख सकती है। इंफिनिटी क्यों कह रहे हैं? आपको स्टार्स नजर आते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स चमक रहे होते हैं नाइट में, हमें सब नजर आते हैं, मतलब हम बहुत दूरी तक का देख सकते हैं। तो नियर पॉइंट हो गया 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट हो गया इंफिनिटी। व्हाट इज फार पॉइंट? इट इज इंफिनिटी फॉर नॉर्मल आई। इट इज द farthest point up to which the eye can see objects clearly. Confirm? तो हमारी आंखें इंफिनिटी से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक का देख सकती, उसके अंदर का नहीं देख सकती। अब ध्यान रखें, आपकी जो सिलेरी मसल्स हैं, इसकी स्ट्रेंथ को बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। आपके सिलेरी मसल्स और लेंस के लिए बहुत सी एक्सरसाइजेस होती हैं जो आपको करनी चाहिए, तो आपकी आंखें बहुत दिनों तक हेल्दी रहेगी। अगर आप प्रोसेसेस रोज करते हैं, ये गारंटेड है कि आपको आने वाली लंबे समय तक कोई ग्लास की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फर्स्ट चीज, आप दिन में कम से कम 3 to 5 टाइम्स स्काई को देखें, लेकिन सन से अपोजिट, सन की तरफ नहीं देखना है। मॉर्निंग में अगर बहुत अर्ली मॉर्निंग तो आप सन देख सकते हैं, अदरवाइज जैसे ही ब्राइटनेस बढ़ जाए आप सन को नहीं देखेंगे। सन के अपोजिट डायरेक्शन में स्काई को देखते रहें,
ऊपर छत पे चले जाएं या किसी गार्डन में चले जाएं और स्काई को लगातार 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट आप जितना देखें, क्योंकि आपने देखा कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होता है, हमारा विजन जितना दूर होता है, हम जितना दूर देखते हैं उस समय सिलेरी मसल्स रिलैक्स होती हैं, हमारी आंखें रिलैक्स होती हैं, हमें फील भी आपको होने लगेगा बहुत रिलैक्स्ड। तो आपकी आंखें उस समय रेस्ट कर रही होती है। आंखें बंद करने से तो रेस्ट पर होती है, पर एक ये भी प्रोसेस है कि आप दूर तक देखते रहें। तो ये हर व्यक्ति को दिन में 3 से 5 बार करना ही चाहिए आंखों को रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। दूसरा होता है एक्सरसाइज करना। तो एक्सरसाइज करने के लिए आपको अपना फोकस लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी और सिलेरी मसल्स की स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए, लेंस फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहना चाहिए और सिलेरी मसल्स की स्ट्रेंथ बना रहना चाहिए। तो आपको कभी भी ग्लास नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हम आगे चल के डिफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो डिफेक्ट आए ही नहीं, इसके लिए आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करना है। अपना थंब ओपन ऐसे कर लेना है और इसको इस नोज से टच करा देना है, ठीक है। और इस थंब को आपको देखना है और थंब को देखते हुए ग्रेजुअली, बहुत स्पीड से नहीं, धीरे 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 आपको अपने थंब को दूर ले जाना है, जस्ट लाइक दिस। आफ्टर दिस इसे आप रोटेट करेंगे और उसके बाद वापस नोज से टच कराएंगे, बहुत स्लोली। ऐसा आप 5 टाइम्स करेंगे। जितना स्लो करेंगे उतने बेनिफिट्स मिलेंगे। हर दिन कम से कम एक बार ये प्रोसेस 5 टाइम्स करनी है। ये आपकी लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी और सिलेरी मसल्स की स्ट्रेंथ को बनाए रखेगा। अगर किसी को ग्लास लगा हुआ है और बहुत कम पावर्स के हैं या उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कि अदर प्रॉब्लम्स नहीं है, तो उसकी ग्लासेस के नंबर भी कम होने लगेंगे। और साथ ही जिन्हें ग्लासेस नहीं लगाए उन्हें लंबे समय तक नहीं लगेंगे। हाँ, अगर किसी को इस प्रोसेस को करते समय ज़्यादा तकलीफ होने लगे तो आप यू कैन डिस्कस विद डॉक्टर, लेकिन 99.9% लोग इसमें बहुत बेनिफिट्स लेंगे। और आपको सेकंड चीज़ है कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होगा, जो स्टडी में काम आएगा। तो यहां से अब हमने जब पढ़ लिया स्ट्रक्चर ऑफ आई और फंक्शनलिटी ऑफ आई, डिस्कशन हमने उतना ही किया है जितना 10th के सिलेबस में है। तो इसके बाद हम स्टडी करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ आई। आई में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आई में कई प्रकार की प्रॉब्लम होती हैं। कैटरैक्ट होता है, मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, प्रेसबायोपिया होता है। ये वर्ड्स क्या हैं, ये डिफेक्ट्स क्यों होते हैं, इन्हें हम कैसे क्योर कर सकते हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टडी 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 एंड अगेन स्टडी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।